नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। वह है मध्य प्रदेश का जो बदला हुआ सिलेबस है। और ये सीरीज़ ये चैनल पूरी तरह से समर्पित है मध्य प्रदेश के उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी की और सिविल सर्विसेज जैसे आईएएस वगैरह के लिए। तो फोकस जो है तो वैसे तो दोनों में रहेगा, जो पढ़ाया जाएगा वो दोनों तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप वहाँ के भी चीज़ें शुरुआत कर पाएँ और यहाँ की भी कर लें। अच्छा, इस क्लास की जो खासियत रहेगी वो ये रहेगी कि आप देखेंगे इस क्लास में सबसे बड़ी चीज़ जो देखेंगे आप कि अभी तो मैं आपको सिलेबस पूरा डिस्कस कर रहा हूँ 2020 के लिए जो एमपीपीएससी का है। और आप सबको पता है कि इस समय बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही है, गहमा गहमी मची हुई है। 2019 के रिज़ल्ट को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो चलता रहता है। और पीएससी ना तो कभी रुकी है ना कभी रुकेगी, टेंशन मत लें आप लोग। पहली बात तो ये है क्योंकि सरकार को भी नैतिक दबाव होता है, सरकार के पास भी बहुत सारे नैतिक दबाव होते हैं। और जो वर्तमान सरकार है और वर्तमान जो सिचुएशन है वो एक अलग बात है। लेकिन आपको ही पता है, आप में से बहुत सारे लोग अभी शुरुआत कर रहे हो तैयारी की, बहुत सारे लोग तैयारी कर चुके हैं। तो जो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं उनको एक तैयारी एक सही दिशा में होनी चाहिए। यूट्यूब कम्युनिटी एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है जिसके ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। इस यूट्यूब पर किसी की बुराई करना कि ये अच्छा है वो बुरा है, वो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन हाँ, आप अपने तरीके के चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको लगता हो उचित वो आप देखिएगा। बस इतना याद रखिएगा, जो आज की जो क्लास में मैं आपको ऊपर आप देख रहे हैं ऊपर जो चीज़ है कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये जो क्लास है बदले हुए सिलेबस के साथ। तो पहले आज को मैं आपको सिलेबस कवर करूँगा। सिलेबस कवर करने के बाद इस क्लास की खासियत ये रहेगी कि ये क्लास में आपको मध्य प्रदेश के प्रीलिम्स के पेपर और मुख्य परीक्षा, वैसे आप देखा जाए यूट्यूब पर तो मुख्य परीक्षाओं पर डिस्कशन करना नहीं बताया जाता, मतलब उत्तर लेखन नहीं सिखाया जाता। तो हर क्लास में उसका उत्तर लेखन होगा। ईमानदारी से पढ़िएगा तो बहुत मज़ा आएगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी। वो आपकी खुद परिणाम देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। और अभी जब तक हमसे हो रहा है हम अच्छे से करेंगे। बस आप सभी से यही दरख्वास्त करेंगे कि ऐसी चीज़ें और आती रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएं, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। खुद इस चैनल से जुड़ें और जितने भी लोग हैं नए लोगों को जोड़ें, ताकि एक हमारे लिए भी एक सही हो, मोटिवेशन मिलता है। जितना अच्छा रिस्पांस मिलता है उतना ही मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने का, है ना। एक पता चलता है कि हम काम कर रहे हैं। तो आपके आलोचनाओं का भी स्वागत है, आपके समालोचनाओं का भी स्वागत है, आपके प्रशंसाओं का भी स्वागत है। आप जो भी चाहें आप दे सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक क्या है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कुछ भी कह सकते हैं। तो आज शुरू कर रहे हैं हम। जो आज का हमारा जो विषय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह है राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2020 से जो लागू परीक्षा योजना पाठ्यक्रम है, जो पीटी और मेंस का, उसको चरणबद्ध तरीके से समझते हैं और उसके बाद फिर कुछ और बातें करेंगे, उसको आप देखिएगा कि और कौन सी बातें है। आपका सिलेबस राज्य सेवा परीक्षा 2020 से लागू परीक्षा योजना पाठ्यक्रम की बात करेंगे। परीक्षा योजना में राज्य सेवा परीक्षा 3 क्रमिक चरण बताए गए हैं। एक तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जिसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं ओएमआर शीट पे। उसके बाद राज्य सेवा मुख्य परीक्षा होता है लिखित, जिसमें वर्णनात्मक होता है, आप वर्णन करते हैं, जैसे आप अभी तक ग्रेजुएशन में अपने क्वेश्चंस को लिखते हुए आए हैं ग्रेजुएशन तक। उसका साक्षात्कार होता है। चर्चा करें इसकी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में, तो पहले प्रारंभिक परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र की रचना जो कि प्रथम प्रश्न है तो जो होगा सामान्य अध्ययन का 2 घंटे का। इस प्रश्न पत्र में ज़्यादातर आपको जीएस के ही सवाल मिलते हैं, वो मैं आपके आगे बताता हूँ। द्वितीय प्रश्न होगा आपका सामान्य अभिरुचि, जिसे आप कहते हैं सी सेट, ठीक है, अर्थात जिसमें मैथ रीजनिंग वगैरह के प्रश्न होते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा मात्र एक छानबीन परीक्षा से हम एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में ली जाती है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा में योग्य अर्ह घोषित किया जाता है और अंतिम सूची में या इसके जो मार्क्स से नहीं जोड़े जाते, सिर्फ मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा में अंकों के द्वारा आपके मेरिट बनती है। उसके बाद दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित प्रश्न होंगे, आपको पता है, मतलब, और 200 नंबर का प्रश्न होगा। और आपको साफ बता दूं कि जो प्रश्न पत्र होते हैं अंग्रेजी और हिंदी में होते हैं। और इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग यहाँ अभी तक नहीं है, तो नहीं होगी, ठीक है। इसकी आंसर की भी मिलती है। अब जो हमारे लिए इसमें शामिल है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, 2 चीज़ों के लिए एग्ज़ाम एक साथ होते हैं। एक तो होता है राज्य सेवा, मतलब मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा, एक होता है राज्य सेवा राज्य जो आपका लोक सेवा के लिए होता है। इसमें एक डाउट ये रहता है अक्सर लोगों को, देखो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है, जो पीटी एग्ज़ाम होता है, ये दोनों एक ही होते हैं, मतलब दोनों का पेपर एक ही होता है। जो लोग फॉरेस्ट रेंजर वगैरह ईसीएफ वगैरह बनना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो सीसेट में भी अच्छे मार्क्स लाएं और आपके जो जीएस का पेपर होता है, क्योंकि दोनों को मिला करके उनके मार्क्स जोड़े जाते हैं।
जबकि जो लोग डीएसपी डिप्टी कलेक्टर वगैरह बनना चाहते हैं, जो लोग सामान्य लोक सेवा जाना चाहते हैं, उनके मात्र जीएस प्रथम पत्र के पेपर जोड़े जाते हैं। अब बात करें राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रथम प्रश्न पत्र की बात करते हैं, जिसमें हम जीएस का बात करते हैं। इसमें है मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृत एवं साहित्य। इससे मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, प्रमुख राजवंश से। इसका स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान क्या रहा है, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएँ एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातीय एवं बोलियाँ कह रही हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ एवं लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति और व्यक्तित्व जो रहे, ये यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा। इसके अलावा भारत के इतिहास की बात करें तो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाएँ, इसमें प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं क्या थी, 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन में क्या क्या इंपॉर्टेंट थे, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के एकीकरण एवं पुनर्गठन कैसे किया गया। उसके बाद कहते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल की, तो मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ कैसे डेवलप हुई, यहाँ पर क्या क्या है, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन कैसे, मध्य प्रदेश में परिवहन कैसा है, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएँ कैसी है, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन, कृषि पर आधारित उद्योग, ये है। उसके बाद आता है भारत एवं विश्व का भूगोल की बात करते हैं, भौतिक भूगोल, भौतिक विशेषताएं, प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से, प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं, वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी, ये सब। सामाजिक भूगोल की बात करते हैं, जनसंख्या संबंधी, जननांकी, जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता एवं आर्थिक गतिविधियाँ। आर्थिक भूगोल की बात करते हैं तो प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन जैसे उद्योग, यातायात के साधन, विश्व के महाद्वीप, देश, महानगर, नदियाँ, ये सब, और विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ये पढ़ेंगे हम। भारत एवं विश्व का पढ़ना पड़ेगा। राज्य की संवैधानिक व्यवस्थाओं में हम मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था जैसे राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, इसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती एवं नगर प्रशासन की व्यवस्था कैसी है। इस बार बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछा, लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछा था जो सिर्फ पंचायती राज से जुड़े हुए थे। राज्य का अर्थ की व्यवस्था कैसे, राज्य की अर्थव्यवस्था मतलब जैसे मध्य प्रदेश की जननांकी एवं जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास किस पर टिका हुआ, मध्य प्रदेश प्रमुख उद्योग धंधे क्या हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं क्या हैं। भारत का संविधान एवं शासन प्रणाली की बात करेंगे, जिसमें भाषा अधिनियम 1919 एवं 1935 स्पष्ट शब्दों में दिया हुआ है। संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य की नीति सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक जो व्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात, वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएससी, गैर बैंकिंग, ये सारे आपके हैं। एक भी चीज़ स्किप मत करिएगा, अच्छे से पढ़ते देख लीजिए एक बार। इसके बाद विज्ञान एवं पर्यावरण से विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियाँ, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं में पढ़ना, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व स्थान, कोई महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी में रोबोटिक्स आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस है, ई इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, ई कॉमर्स है, ये सब आएगा। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सामाजिक संस्थाओं में भारत का निर्वाचन आयोग पढ़ना है, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षा का नीति आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र में जो सीसेट का प्रश्न कहते हैं उसमें आता है बोधगम्यता। बोधगम्यता में आप बेसिक तौर पैसेज पूछे जाते हैं जिसे आपने ज़्यादातर किया होगा अपने अभी तक के परीक्षाओं में। संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल है, तार्किक कौशल, विश्लेषण क्षमता है, निर्णय लेने की, समस्या समाधान करने की, सामान्य मानसिक योग्यता में आपको चीज़ें पूछी जाती है। रीजनिंग का आधारभूत संख्या में छोटा सा मैथ का 10वीं कक्षा स्तर तक होता है इसमें आंकड़ों का, और हिंदी भाषा में बोधगम्यता, ये सब सारी चीज़ें आपको आता है। तो ये आपका पीटी क्वालिफाई होगा। क्वालिफाई करने के बाद इंग्लिश में भी इसके लिए दिया हो, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। उनको अगर लग रहा है कि हिंदी में नहीं समझ में आया तो ये रहा इंग्लिश का। अब बात करते हैं हम इसके मुख्य परीक्षा की, कि मुख्य परीक्षा में इसके क्या क्या पूछता है, उसकी चर्चा एक बार कर लेते हैं हम। तो देखिए इसके मुख्य परीक्षा में है, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की योजना होती है जब पीटी आप क्रॉस करेंगे, लगभग आपको इतना एवरेज मान के चलिए कि आपको हमेशा 65 से लेकर 70
या अगर पेपर का स्तर थोड़ा सा नॉर्मल है तो आपको 75 प्लस हमेशा लेके आना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो ला सकते हैं आराम से। इसके जो है प्रश्न पत्र कितने हैं वो देख लीजिए। इसके लगभग 6 प्रश्न पत्र ही होंगे और सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। पहला है सामान्य अध्ययन 1, इतिहास और भूगोल पूछेगा। 150 नंबर के इतिहास, 150 नंबर की भूगोल। 3 घंटे का पेपर होगा। पूर्णांक होगा 300 नंबर का। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम लिख सकते हैं। दूसरा पेपर होगा राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र। 3 घंटे का होगा। पहले खंड में आपको राजनीति मतलब पॉलिटी ही पूछी जाएगी आपकी। इस पे लगभग खंड बनाया जाएगा पूरा। इसके अलावा है सामान्य अध्ययन जो है उसमें विज्ञान और तकनीकी आएगी एकदम। ये 3 घंटे का पेपर होगा। ये भी हिंदी अंग्रेजी का पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन जैसे दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन, ये पूछा जाएगा आपको 3, जिसे आप एथिक्स कहते हैं। उसके बाद आपका सामान्य हिंदी एवं व्याकरण और लास्ट में हिंदी निबंध का प्रारूप लेखन। इस सब की तैयारी आपको करनी, क्योंकि ये है जो आपको दिलाएगा सिलेक्शन। कुल मिला के समझ लीजिए बात को, आपका सिलेक्शन अल्टीमेट इसकी माध्यम से होगा। जब आप पीटी क्रॉस करने इसमें अच्छे मार्क्स लाएंगे, उसी के आधार पर आपको आगे देखा जाएगा। कुल होगा आपका इंटरव्यू के बाद होगा 175 नंबर का। कुल अंक आपको मिलेंगे 1575। 1575 में आपको कम से कम 900 से 1000 तक रखना ही रखना है, ताकि आप मध्य प्रदेश में एक अच्छी रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर बन सकें, ठीक है, डीएसपी बन सके, ठीक है। अब ये आप प्रश्नों का तरीका दिया गया है। प्रत्येक खंड में कितने पेपर होंगे, तो प्रत्येक खंड जैसे 150 अंकों का होगा। प्रत्येक खंड पाठ्यक्रम के अनुसार 5 इकाई में विभाजित होगा। पहले 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, उसका 2 लघु उत्तरीय प्रश्न तथा 1 दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न, ऐसे करके चीज़ें दी जाएंगी। जैसे प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र देखा जाए तो 3 अंक तथा लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 5 अंक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के 11 अंक पूर्णांक दिए जाएंगे। अब जो होगा 3, 5 और 11 होगा। पहले होता था 3, 6 और 15 था, अब उसको बदल दिया गया है। और इस प्रत्येक इकाई के लिए कुल पूर्णांक होगा, अंक होगा आपका 30 होगा। इसी प्रकार दोनों खंड आ तथा बा में कुल पूर्णांक जो होंगे 150-50 होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में 300 पूर्णांक है। शब्द सीमा अलग अलग होगी। जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न शब्द सीमा 10 शब्द है एक पंक्ति में। लघु उत्तरीय में 50 शब्द है, 5 से 6 पंक्तियाँ। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है आपका 200 शब्द होंगे। ये महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा। सामान्य द्वितीय प्रश्न पत्र में पूर्णांक में वही आपका सब कुछ, अब जो सिस्टम है वही रहेगा। शब्द सीमा वही रहेगी जो उसमें दिखाई गई है, तो आपको वही चीज़ें रखनी है। तृतीय में भी ऐसे ही है, पंचम में भी आपका ऐसे ही चीज़ें चलेगा। इसमें बस ये है कि सामान्य हिंदी एवं व्याकरण होगा, जिसमें लघु उत्तरीय कुल 25 प्रश्नों के जो संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न अलंकारों से संबंधित हो प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा। तृतीय प्रश्न पत्र 2 उप प्रश्न होंगे, जिनके वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 20 अंकों का तथा अंग्रेजी से हिंदी 15 अंकों का होगा। तो ये थोड़ा सा आपको हिंदी भी सीखनी है और इंग्लिश भी सीखनी है। इस प्रकार अनुवाद हेतु कुल अंक आपको चाहिए 35 होंगे। चतुर्थ जो हिंदी व्याकरण संबंधित होगा, जिसमें संधि, समास, विराम चिन्ह इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कुल आपको 20 नंबर मिलेंगे। 5वां प्रश्न जो होगा प्रारंभिक व्याकरण शब्दावलियों से होगा, जिसमें कुल 20 होंगे। 6वां प्रश्न अपठित गद्यांश से संबंधित होगा, जिसमें कुल 20 अंक होंगे। 7वां प्रश्न पल्लवन अथवा भाव पल्लवन, जिसे संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं, उसमें कुल 10 अंक होंगे। 8वां प्रश्न होगा गद्यांश के, तो पूरा एक चीज़ें दिखा रखी है कौन कौन से प्रश्न होंगे, कितने होंगे। लास्ट में एक प्रश्न होगा पूर्णांक 100 नंबर का, समय 2 घंटा होगा। इस पे हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन होगा, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 निबंध होगा। प्रथम निबंध होगा, जिसमें किसी एक विषय पर 1000 शब्दों में लिखना होगा। प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा, ठीक है, यह प्रश्न 50 का होगा। दूसरे की बात की जाए तो निबंध द्वितीय समसामयिक जो समस्या है उससे संबंधित कोई एक निबंध होगा, जिस पे आपको लिखना है, इसमें 25 अंक होंगे। तीसरा जो होगा, जिसमें कि 2 प्रारूपों को लेखन हिंदी में करना होगा। प्रत्येक प्रारूप में आदर्श से 250 होगी, 25-25 होगा। तो कुल मिलाकर के आपको हो जाएगा कितने का, आपका ये बन जाता है आपको 100 नंबर का। इस प्रकार से अब आप चलते हैं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम की ओर। तो इसका पाठ्यक्रम में इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। भारतीय इतिहास का, भारत की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक। इकाई 1 हम अपने क्लास में क्या करेंगे, इकाई वार पढ़ाना शुरू करेंगे मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से। इकाई 2 11वीं 18वीं शताब्दी का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास। मुगल साम्राज्य आया, उसके बाद उनके क्या मिश्रित संस्कृति रही। ब्रिटिश साम्राज्य का आना। इकाई 3 में ब्रिटिश उपनिवेश के बाद भारतीय प्रक्रिया कैसी रही, कृषक आदिवासियों का विद्रोह कैसे रहा, प्रथम आंदोलन, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, इसके नेतृत्वकर्ता कैसे रहे। उसके बाद गणतंत्र के रूप में भारत को उदय हुआ तो राज्य में पुनर्गठन जो मध्य प्रदेश का कैसी रहा। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन कौन कौन से थे। भारतीय संस्कृति विरासत की मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको देखना है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ हमारे देश में मिलती हैं, हमारे प्रदेश में मिलती हैं। मध्य बहुत सारे विश्व धरोहर स्थल हैं।
इकाई 5 में है मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत, ये चीज़ें। खंड बा में होगा भूगोल, भूगोल में होगा विश्व का भूगोल, प्रमुख भौगोलिक लक्षण क्या है, पर्वत, पठार, झीलें, हिमनद और प्रमुख भौगोलिक घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, विश्व की जलवायु कौन कौन सी है। इसके अलावा दूसरे में होगा भारत का भूगोल, जिसमें प्रमुख भौतिक स्वरूप, भारत में कैसे चीज़ें, वही चीज़ हम अपनाई जाएगी यहाँ पर। लेकिन अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि भारत को स्पेशल थोड़ा पढ़ना है आपको, जलवायु वगैरह से सबसे जनसंख्या सब चीज़ें। इकाई 3 में मध्य प्रदेश का भूगोल पूछा जाएगा। अब मध्य प्रदेश के भूगोल में इसकी भूआकृति कैसी है, नर्मदा घाटी, मालवा के पठार विशेष, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करना है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ये सब चीज़ें करनी है। उसके अलावा इकाई 4 में जल एवं आपदा प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, जल की अशुद्धि के कारण जो भी समस्या आ रही है, तो जल प्रबंधन क्या है, भूजल संग्रहण क्या है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं क्या हैं, इन सब की चर्चाओं को हमें करना है। इसका इकाई 5 है भूगोल की आधुनिक तकनीक के बारे में चर्चा करें, सुदूर जो संवेदन सिद्धांत, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, ये सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। जिसमें आपको पता GIS है, घटक के उपयोग होता है, GPS जो नया एक भौगोलिक पोजीशन सिस्टम लाया गया, तो ये भी पढ़ा गया। ये रहा आपका पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न पत्र में आपको संविधान, वैचारिक तत्व आएंगे, संघवाद केंद्र क्या है। इसके बाद इकाई 2 में आपको निर्वाचन, ये सारे के सारे जो चीज़ें पूछी जाएंगी। इकाई 3 में आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको जवाबदेही अधिकार क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, सामुदायिक आदेश संगठन क्या है, बहुत बढ़िया सब सिलेबस में इसमें। इकाई 4 में भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य, जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 5 में प्रशासन, प्रबंधन, अवधारणाएँ क्या है, संगठन की क्या चीज़ें। तृतीय प्रश्न पत्र होगा अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र का, जिसमें पहले है भारत में कृषि उद्योग है, राष्ट्रीय आय गणना कैसे करते, रिजर्व बैंक, व्यापारी बैंक काम कैसे होता है, अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं क्या होती है, लोक वितरण प्रणाली में क्या है, जिसे आप PDS सिस्टम कहते हैं, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सब चीज़ें चलाएंगे इसमें। मध्य प्रदेश के संदर्भ में फसलें, उत्पादन, वितरण कैसे होता है, मुर्गी पालन, डेयरी पालन, ये सब आपको देखना है। इससे संबंधित योजनाएँ, परियोजनाएँ देखनी है आपको। कृषि कल्याणकारी योजना, सेवा के क्षेत्र में क्या क्या योगदान, ये सारा आपको करना है। उसके बाद है आपका मानव संसाधन विकास से शिक्षा की क्या व्यवस्था है, विभिन्न वर्गों के लिए क्या क्या मुद्दे हैं। इकाई 4 में आते हैं तो हम पाते हैं भारतीय संस्कृति विशेषताएं, यहाँ पर विवाह पद्धतियाँ, इन सब चीज़ों का। इकाई 5 में जनसंख्या, स्वास्थ्य समस्याएँ, और ये जितने भी आपके मत में जनजातियाँ, महिला शिक्षा और कुपोषण, ये सब देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या उद्देश्य किया, इसने क्या नहीं किया। तीसरे प्रश्न पे होता है कार्य बल एवं ऊर्जा, आपको ये पढ़ना है। आपको सीधे तौर पर 9th क्लास के स्टैंडर्ड का पढ़ लीजिएगा, 8th क्लास का तब भी चलेगा, क्योंकि कार्य बल ऊर्जा, ध्वनि, विद्युत, चुंबक, प्रकाश, ऊष्मा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपके NCERT से अच्छा कुछ भी इसका सोर्स नहीं है। इकाई 2 तत्व यौगिक मिश्रण की बात करेंगे। आपको 11वीं क्लास की आप जो केमिस्ट्री उससे पढ़ना, और इकाई इसमें है ये आपको पढ़ना है 11वीं क्लास की या 12वीं क्लास की बायोलॉजी ले सकते हैं, उसमें लास्ट का पार्ट जो चैप्टर्स होते हैं उसमें आपको इसको पढ़ना है। इकाई 4 में कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें पढ़नी है, और ये आपके लिए थोड़ा सा मतलब इंटरटेनिंग के साथ साथ अगर आप इसमें इंटरेस्ट है तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। अभी तक का जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चीज़ें जानते हैं, अपडेशन तक पढ़ना है। इकाई 5 में है संख्याएं, प्रकार, विधियाँ, समीकरण, गुणनखंड, ये थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये मैथ भी थोड़ा सा आपको माध्यमिका बहुलक थोड़ा सा पढ़ने हैं आपको। संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम, राष्ट्रीय टीकाकरण, ये सब चीज़ें पढ़नी। आयुष चिकित्सा, आयुर्वेदिक रोग, यूनानी, सिद्ध जो भी हमारे होते हैं। और इसके बाद है मानव जीवन पर विकास के जो भी स्वदेशी जो भी क्या क्या प्रभाव पड़ा। फिर ISRO का क्या काम है, IRC, कैट का, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कोटा, रक्षा अनुसंधान, DRDO, ISSD, ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, ये बड़े बड़े इनको पढ़ना है। इसके बाद उपग्रह की जो पीढ़ियाँ हैं, कब से लेकर कब तक यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई, वो सब पढ़ेंगे। इकाई 8 की बात करेंगे, ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत हैं, परिभाषा, उदाहरण, अंतर, ये सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद है इकाई 9 है पर्यावरण की परिभाषा, क्षेत्र इसका अब क्या है, पर्यावरण में क्या क्या दिक्कतें हैं, कौन सी चुनौतियां हैं, पर्यावरण शिक्षा कितनी ज़रूरी है। इकाई 10 में पढ़ेंगे भूगर्भ शास्त्र की चीज़ें, ये चीज़ें होंगी। उसके बाद है चतुर्दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, इसमें दार्शनिक लोगों को पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग होता है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, ठीक है, आचार्य शंकराचार्य, चरवाक, गुरु नानक, कबीर, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मनोवृत्ति पढ़ेंगे। इसके बाद मानवीय आवश्यकताएं, अभिप्रेषण पढ़ेंगे। लोक प्रशासन, नैतिक सद्गुण, मूल्यों का क्या है, जिससे आपके अंदर थोड़ा सा चेक किया जाए कितनी ईमानदार है। भ्रष्टाचार पर केस स्टडी आएंगी, उस पर देखना आपको।
तो ये आपका है पूरा का पूरा एक सिलेबस जिसको आपको कवर करना है, और इतना सिलेबस कवर करने के बाद ही आप आगे कहानी आपकी बढ़ेगी। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, ये आपको मिल जाएगा। पंचम में है सामान्य हिंदी व्याकरण में, तो आपको मैं बता चुका हूँ कितने लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अनुवाद वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, सारा इसमें है। और प्रशासनिक शब्दावली, मुहावरे, कहावतें, विलोम शब्द, अनेक शब्द, तत्सम तद्भव, ये सब चीज़ें, अपठित गद्यांश, संक्षेपण आएगा आपका। और फिर है हिंदी लेखन का, तो हिंदी लेखन में देखो पहला जो आपका टॉपिक रहेगा ये यहाँ से रहेगा, प्रथम निबंध आधुनिकरण भूमंडलीकरण, यहाँ से। अब तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला है द्वितीय निबंध समसामयिक समस्या एवं निदान, 500 शब्दों में आपको लिखना है इसमें। और तीसरा रहेगा प्रारूप लेखन, जिसमें आपको लिखना है बेसिक तौर पर, जैसे आप शासकीय या शासकीय पत्र लिखना है, कि कोई सर्कुलर जारी करना है, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, संस्मरण पत्र लिखना है, प्रतिवेदन लिखना है। तो ये सब चीज़ों एक योग्यता होनी चाहिए किसके अंदर, एक प्रशासक के अंदर, एक डिप्टी कलेक्टर के अंदर एक सब योग्यता होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश शासन कई सारी भर्ती मतलब कई सारे पदों के लिए भर्तियाँ निकालती है, वहाँ पर इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती रहती है। ठीक है, तो ये था हमारा एक डिटेल सिलेबस, और इसी के अनुसार हमारी क्लास होगी। मध्य प्रदेश में पहली बार कोई ऐसी क्लास होने जा रही है जो कि सिलेबस के अनुसार होगी। हमें यहाँ पर कोई लक्ष्मीकांत और कोई ऐसी चीज़ से मतलब नहीं कि इसको पढ़ लीजिए इस किताब को, ऐसा नहीं है, ऐसा ना ही पढ़ाया जाएगा, बल्कि पढ़ाया जाएगा जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का हमने कोई सिलेबस टॉपिक लिया, जैसे हमारे यहाँ सिलेबस कैसे चलेगा वो देखिए। जैसे हमें शुरू करना दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, तो हम शुरू करेंगे इकाई 1 दार्शनिक विचारक समाज सुधारक, उसमें शुरू करेंगे सुकरात और प्लेटो अरस्तु, ऐसे करके टॉपिक होगा। फिर इकाई 1 का पार्ट 2 दार्शनिक विचारक समाज सुधारक, महावीर, बुद्ध, आचार्य, शंकर, ये सब चीज़ें, मतलब आप एक ऐसे पढ़ेंगे आनंदमयी चीज़ें आपको मिलेंगी और बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आपने आज का सिलेबस देखा कि सिलेबस में हमने क्या डिस्कशन किया, क्या सिलेबस क्या बदलाव हो गया है, और उसी सिलेबस के आधार पर हम चर्चा करेंगे। और अपनी जो क्लासेस होगी वो क्लासेस का जो टाइमिंग रहेगा वो भी कोई शायद सुबह या शाम, मोस्ट प्रोबेबिलिटी शाम को क्लास होती है, तो शाम को क्लास रहेगी हमारी करीब 5 से 6 के बीच में, तो आप उसका इंतज़ार करिएगा। और जो क्लासेस होंगी पॉलिटी से शुरू करेंगे या कोई ऐसे सब्जेक्ट शुरू करेंगे जो आपके फंडामेंटल बेस बनाएं। ये हम उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो 2020 और 2021 की तैयारी के लिए कर रहे हैं, जिनके पास पूरा 1 साल है पूरा तैयारी करने का, चाहे वो PSC का हो, चाहे वो UPSC का हो, MPPSC के लिए प्रीलिम्स और मेंस। और लिखना आज से शुरू करना है हमें। अपनी क्लास जब भी हमारी पहली क्लास शुरू होती है तो वहाँ से ही लिखावट शुरू करनी है, क्योंकि आपको पता है जब तक हम उसको लिखेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। अल्टीमेट हमारा सिलेक्शन जो छुपा होता है वो मेंस की परीक्षा में प्राप्त किए हुए नंबरों पर, जैसे कि मैंने पूरी वीडियो में पहले पीछे बता ही चुका हूँ कि PT जो होती है सिर्फ क्वालिफाई होती है, जो मुख्य परीक्षा होती है उस पर आपको मार्क्स लाने होते हैं और उसके लिए आपको तैयारी करनी होती है। दूसरी चीज़, हमारे टेलीग्राम चैनल में आप लिख करके अपने आंसर भेजते रहिएगा, उसको बाकायदा उसको चेक किया जाएगा, मेल भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वो एक बहुत ही बेनिफिट बनेगा। और आप देखेंगे आने वाले समय में आपको इससे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए तो लिहाज से इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाएगी। और कृपया करके मतलब चैनल में वही लोग स्थिर रहें, वही लोग रहें जिनको सिलेक्शन लेना है, मतलब समझ बात, जिनको सिलेक्शन लेना है, मतलब फालतू चीज़ें बस जस्ट फॉर मतलब उनके लिए नहीं है। मेरे बहुत सारे चैनल चलते हैं, तो बहुत सारी जगहों पर देख सकते हैं मुझे, कई सारे प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे SI कांस्टेबल के लिए आप देखेंगे मेरा एक ऑलरेडी एक चैनल है जिसमें आप देखे होंगे चौहान एकेडमी, तो वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स को करवाता है वहाँ पर। लेकिन ये एक पर्टिकुलर PSC और UPSC के लिए, MPPSC UPSC के लिए समर्पित चैनल एक अलग से बनाए गए हैं, तो इसको आपको समझना है और आगे बढ़ाना है, लोगों तक पहुँचाना है, लोगों से कहना था कि जुड़े, और इसको बहुत ही जल्द मध्य प्रदेश का बेहतरीन चैनल लेकर के आना, नंबर 1 का चैनल लेके आना है। और ये मैं अकेले नहीं कर सकता, ये आप करेंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसी चीज़ें और मिलती रहेंगी तो डेफिनेटली आप ही इसको बना पाएंगे। चलिए, आप सभी का स्वागत करते हैं और चलते चलते जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।